Welcome all to the session of new chapter. So let's begin. Our new chapter is semiconductor. So semiconductor means what? So this chapter is there in class 11th physics and last chapter है ये. क्लास 10th में आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ओहम्स लॉ. So what is Ohm's law? V is equal to IR? No. बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनी के अंदर फाइनल ईयर के बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है ओहम्स लॉ, स्टेट ओहम्स लॉ. और जब कोई V is equal to IR बोलता है तब आपने क्वेश्चन प्रिसाइसली नहीं पढ़ा. When I say states Ohm's law, it goes like this. At all constant physical quantities like temperature and pressure, the current flow between the two ends of the conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends. और V इक्वल टू IR क्या है? फिर जो ये मैंने स्टेटमेंट कहा है इसका मैथमेटिकल नोटेशन है. ओके, अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज द डिफरेंस और हाउ शुड वी अप्रोच? तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आज के जीवन में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी ज़्यादा वैरायटी के आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उनमें सेमीकंडक्टर्स का सबसे मेजर रोल है. जिस मोबाइल की मदद से आप पढ़ रहे हो वो मोबाइल बिना सेमीकंडक्टर्स के पॉसिबल नहीं था. जो टेलीविज़न एंटरटेनमेंट के लिए हेल्प करता है बिना सेमीकंडक्टर की हेल्प नहीं था. और इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी ज़्यादा चीज़ें आपके आस पड़ोस में होगी, हेडफोन, ये सेमीकंडक्टर्स की देन है. सो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि अगर हम ये कहें कि सर फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे आजू बाजू से हटा दी जाए तो घर का आधा सामान ख़त्म हो जाएगा. इनफैक्ट अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो और उसमें भी कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ही देन है. तो इस वजह से ये वाला चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ये चैप्टर पहले क्लास 12th का थर्ड लास्ट चैप्टर हुआ करता था सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बोल के, लेकिन अब ये 11th स्टैंडर्ड के अंदर बेसिक आया है और जो बेसिक हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस आपको क्लास 12th में आएंगे. ओके, सो बिना लेट किए हम पहले देखते हैं कि सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है. सो सेमी मीन्स हाफ एंड कंडक्टर्स मीन्स दोज हु हैव कैपेसिटी टू फ्लो द चार्जेस. तो इसके लिए सबसे पहले हाफ तो बाद में समझेंगे, लेकिन पहले कंडक्टर क्या होता है वो समझना पड़ेगा. और कंडक्टर जो है ये मेटल्स होते हैं, ये हम जानते हैं. और ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कहाँ कोई चीज़ फ्री मिलती है आज के समय में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसी बात झूठी है, लेकिन अगर बुक में दिया है तो झूठी भी नहीं हो सकती. तो फ्री से यहाँ इनका मतलब अलग है कुछ, यहाँ हाफ से इनका मतलब अलग है कुछ. ये जो अलग मतलब है हमको बस यही समझना है. तो क्या होता है कि सेमीकंडक्टर के पहले अगर कंडक्टर समझना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा अरेंजमेंट्स. मटेरियल हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. हमने देखा था कि सॉलिड के अंदर जो एटम है इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. और क्योंकि सॉलिड की अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट होती है, या तो फिर जो सॉलिड है इनका शेप और साइज फिक्स्ड होता है, इस वजह से ये पॉजिटिव और निगेटिव इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग के बारे में सेमीकंडक्टर्स रोल प्ले करते हैं. और यहीं से फिर फ्री वाला वर्ड भी आता है.
मान के चलिए कि मदर 1, मदर 2 और मदर 3 और इनके बच्चे A, B, C. So mother C is having a strong trust on her child कि बेटा सी सेड कि मुझे बाजार जाना है एंड मैं वहाँ घूम के आना चाहता हूँ या वहाँ झूले झूल के आना चाहता हूँ, मेरी गो राउंड लगा है। तो सी विल गिव हर मनी कि ठीक है जाओ और तुम अपने मनपसंद काम करके वापस से लौट के आओ। ए विल बी अ चाइल्ड, कुठे चालला, काय गरज आहे, एंड मित्र मैत्रिणी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो इस केस के अंदर ए विल नेवर परमिट, वन विल नेवर परमिट ए टू गो एनीवेयर। सभी घर में रह रहे हैं, तो जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का घर रहता है उसका एटम। तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में अलग अलग जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। ओके, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज को अपने साइड में अट्रैक्ट करता है एंड वाइस वर्सा। तो इसी वजह से इनके बीच का जो ये इंट्रैक्शन या बॉन्ड है, ये इसके बाजू वाले जो शेल है, इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इसका इंट्रैक्शन कितना करने देगा, ये है कॉन्सेप्ट फ्रीनेस का। अगर कोई ये न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इतना परमिट करता है कि वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में दूसरे आउटर मोस्ट शेल के या दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट कर सके, तो हम कहते हैं कि वो फ्री है। मेटल्स की केस में क्या होता है, मेटल्स मोस्टली आपके जो एस ब्लॉक वाले हैं, ये सबसे पावरफुल मेटल बोलते हैं, मतलब आपका पहला और दूसरा रो। ठीक है, पहले रो के अंदर आपके पास में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो यहाँ से ली, ना, के, रब, कस, फर। पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए कहा था। तो सोडियम, पोटेशियम ये एलिमेंट है, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है एंड दे नाउ वांट 7 मोर इलेक्ट्रॉन टू सेटिस्फाई देयर आउटर मोस्ट शेल। लेकिन जिसकी 100 रुपये कमाई है उसको 700 रुपये कौन देगा? एंड दैट्स वाई दे डिसाइड कि दुकानदारी बंद करनी है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को तो भी दे देंगे। और क्योंकि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी किसी को देना है, इसीलिए इसका न्यूक्लियस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रखता है। और शायद इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऐसा फ्री होता है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल से दूसरे आउटर मोस्ट शेल के साथ में इंटरेक्शन जल्दी जल्दी कर, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। वही अगर हम हैलोजन ग्रुप मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसकी अगर बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और एक इलेक्ट्रॉन ही इन्हें चाहिए। तो अगर सेटिस्फाई होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन डर ये भी लगा है कि इस 7 में से कोई उड़ा ना ले जाए, इसीलिए ये न्यूक्लियस अपने 7 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतने मजबूती से पकड़ के रखता है, मतलब इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इतना साउंड है कि ये बाजू वाले एटम के साथ में भी इस इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन बर्दाश्त नहीं करता। और इसी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस होने की वजह से फ्री नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन या चार्ज हम जिसे कहते हैं ये अगर फ्री रहेंगे तो ही कंडक्शन पॉसिबल है। कंडक्शन का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, जिसे हम करंट बोलते हैं। तो फ्लो होके अगर कहीं जाना है तो उसके लिए छूट तो मिलनी चाहिए। तो दिस आर थर्ड मॉम क्या है, मेटल्स, कंडक्टर्स। और ये जो फर्स्ट वाले हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना जकड़ के पकड़ा हुआ है कि ये बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं कहीं और, तो इसे कहेंगे हम लोग इंसुलेटर्स। समझ आया है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सेमीकंडक्टर्स मतलब ऐसी मम्मी जो मम्मी बिल्कुल ना छोड़े बाहर, लेकिन अगर हम ये बताएं कि देखो मम्मा ये सी वाला तो जा रहा है, तो उस केस में ठीक है अपना ध्यान रखना बोलकर हमें थोड़ी बहुत छूट दे देती है।
तो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल हुज कंडक्टिविटी, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन ना तो मेटल जितने फ्री रहेंगे और ना ही न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट उन पे होगा कि वो बिल्कुल कहीं मूव ना हो सके, मतलब इंसुलेटर रहे। ऐसे प्रकार के जो भी एलिमेंट है उन्हें हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। अब इंट्रोडक्शन के अंदर ये लोग कहते हैं कि कंडक्टर्स सच एज मेटल्स, मतलब कंडक्टर्स किसे कहा, मेटल, और क्यों कहा वो भी मैंने बताया, आर हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सर कंडक्टिविटी से क्या मतलब है? तो V इक्वल टू आई आर इस फॉर्मूले के साथ में आपने R इक्वल टू रो L बाई ए ये फॉर्मूला देखा था। अब ये एक्चुअली केस क्या थी? ये केस ऐसी थी कि हमने इसे कहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, और हम इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। आप जब गाड़ी चला रहे हो तब जिस टाइप से रोड के ऊपर की कंडीशन आपकी गाड़ी की स्पीड को रेजिस्ट करती है फ्री फ्लो होने के लिए, उसी प्रकार से अगर मैं ये मान के चलूँ कि कोई मेटल का पीस मेरे पास है और इस मेटल की पीस के अंदर यहाँ पे इनके न्यूक्लियस है। इस डायग्राम को मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल हो गया। फिर ये न्यूक्लियस है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल हो गया। ये न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, तो ये इस टर्मिनल का पोटेंशियल हो गया है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ की कैपेसिटी है, तो इस टर्मिनल का ये हुआ है पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जैसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहेंगे। लेकिन अब जाना तो है, लेकिन कैसे जाए? तो ये बीच में जो एलिमेंट है इसके एटम्स रखे हुए हैं। अब न्यूक्लियस का अगर ये आउटर मोस्ट शेल के ऊपर बहुत ज़्यादा बंधन नहीं है, उस केस में क्या होता है कि यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इफेक्ट रेट्रो इस प्रकार से पीछे मुड़ता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जंप ले लेता है फट से, और यहाँ पे जो कमी है इस कमी को पूरी करने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप ले लेता है, और यहाँ पे जो कमी है ये पूरी करने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप लेता है, और यहाँ पे जो कमी है ये पूरी करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। अल्टीमेटली हमने बताया कि ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। अंडरस्टैंडिंग समझ आया है? लेकिन अगर ये न्यूक्लियस बहुत ही मजबूती से अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, तो ये ना यहाँ जाएगा, ना ये यहाँ आएगा, ना ये यहाँ आएगा, और ना ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब कंडक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतने आसानी से इधर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को एक रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, फर्स्ट। सेकेंड, ये न्यूक्लियस भी तो ध्यान दे रहा है ना, ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखता है इस इलेक्ट्रॉन को, ये नहीं छोड़ना चाहेगा। तो ये जितने भी बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हम ये इस टाइप से बताते हैं। और यहाँ पे हाई पोटेंशियल बता दो और यहाँ लो पोटेंशियल बता दो। अब इस केस के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की दिशा के अंदर जाना चाहते हैं, बीच में ये इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स, या ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव इधर जाना चाहता है लेकिन ये वाला पॉजिटिव खुद के साइड में खींचना चाहता है, तो उस केस के अंदर हुआ डिस्टर्बेंस। ये सारी चीज़ें इसकी जो एक स्पीड हो सकती थी उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी।
अब हर न्यूक्लियस की कैपेसिटी अलग अलग है, हर एलिमेंट के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है, और इसीलिए हर एक मटेरियल का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तैयार होता है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू योर कंडक्टिविटी। समझ में आया? क्योंकि रेजिस्टेंस जितना कम आपको किसी रोड पे अगर लग रहा है, मतलब आप बोलोगे कि यार कंडक्शन बड़ा अच्छा है उस रोड का, ठीक है। जिस रोड के ऊपर गड्ढे कम हैं, स्पीड ब्रेकर्स कम है, वहाँ गाड़ी बड़ी स्मूथली चलती है। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कंडक्टिविटी ये है। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सर? तो हमने क्या किया, हर एक मटेरियल ले लिया, हर एक मटेरियल का 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का क्यूब ले लिया, और इसको वोल्टेज लगा दिया 1 वोल्ट, और यहाँ से इसमें से जो करंट पास हो रहा है I, वो चेक किया एमीटर की मदद से। अब हमें V पता है, I पता है, तो V इक्वल टू आई आर, V 1 रखा था, I आपको पता चल गया, और यहाँ से फिर R आपने पता किया। R जैसे ही पता चल गया आपको, आपने इस मटेरियल का रेजिस्टेंस इतना आया था, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पता करनी थी, तो इसकी लेंथ कितनी थी L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, ये था 1 × 1 1 स्क्वायर। तो आपको मिल गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा मतलब रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी ज़्यादा मतलब कंडक्टिविटी कम। तो मेटल्स जो है रहेंगे, इनके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि जैसे सिल्वर अगर हम लोग लेंगे, और सिल्वर का ये ऐसा अगर मैं क्यूब लूँ, तो इस क्यूब के अंदर ये 6.25 × 10⁻7 सीमेन पर मीटर, ये यूनिट है सीमेन, तो सीमेन पर मीटर ये कंडक्टिविटी है। वेयर एज इंसुलेटर, या हम जिसको बैड कंडक्टर बोलते हैं, एग्जाम्पल है जिसका ग्लास, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब 10⁻⁻10 सीमेन पर मीटर इतनी होती है। तो आपको ये रेंज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जहाँ 10⁻7 पर मीटर आ गया मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स। मीन्स 1 मीटर का ये क्यूब है, इसमें से 6.25 × 10⁻7 इतने चार्जेस वो फ्लो करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। और 10⁻−10 मतलब हार्डली बड़े मुश्किल से 10 मीटर की वायर में से एक आधा इलेक्ट्रॉन घुमा होगा, तभी 10⁻100 मीटर वायर लेंथ जिसकी है उसमें से। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिनकी इस रेंज के बीच में आती है, एग्जाम्पल सिलिकॉन है, सिलिकॉन की आई है 1.56 × 10⁻³ सीमेन पर मीटर, इसे हम लोग कहेंगे सेमीकंडक्टर्स। रेंज और स्पेसिफिकली देखेंगे आगे, तो here we are having 14.2, that is electrical conduction in solids. So here you are having a list of certain materials और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सीमेन पर मीटर में। तो सिल्वर की 6.30 ये हाईएस्ट कंडक्टिविटी करने का काम करता है। फिर कोई कहेगा कि सर अगर इसकी कंडक्टिविटी इतनी बेस्ट है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को ये बहुत अच्छे से फ्लो करवाता है, तो इसके वायर क्यों नहीं तैयार किए? लोग करंट खा के मर जाएंगे लेकिन वायर चुरा के लेके जाएंगे, सिल्वर की कॉस्ट है उतनी। सेकेंड, कॉपर उतने प्लेंटी में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमको थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम की वायर चूज़ करनी पड़ती है। जो भी आपके घर तक के इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है ये एल्यूमिनियम की वायर से आ रहा है, और घर के अंदर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो हम कॉपर की कॉइलिंग लेती है, इसीलिए आपके कूलर या पंखे के अंदर आपको कॉपर की कॉइलिंग दिखेगी। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ये वैल्यू है। देन देर इज़ गोल्ड, नो चॉइस, गोल्ड का तो कुछ नहीं बना सकते अपन, मतलब दैट इज़ दैट मच कॉस्टली। फिर नाइक्रोम, ये इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये बल्ब में, बल्ब के अंदर की जो वायर है ये नाइक्रोम की होती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इसीलिए बड़े स्मूथली ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है। और साइमल्टेनियसली इट इज़ ये चार्ज
की हीट बाहर इमिट करने का काम कर सकता है, जो हम लाइट के फॉर्मेट में देखते हैं। देन प्लैटिनियम, हियर यू आर हैविंग जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इन दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये वाली काफ़ी कम है कंपेयर टू मेटल्स। एयर, ग्लास, टेफ्लॉन, इनकी कंडक्टिविटी जब निगेटिव में चली जा रही है 10 to the power -15, 10 to the power -11, 10 to the power 25, so these are insulators, these are यहाँ से यहाँ तक के कंडक्टर्स, और ये जो है इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहने की वजह से इन्हें कहा जाए सेमीकंडक्टर्स। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक तवा है जिसके ऊपर अगर हम लोग बैठ जाए, जो गर्म हो रहा है तो हम उछलने लगेंगे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भी जब एनर्जी मिलने लग जाती है तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज़ करके ज़्यादा दौड़ेंगे। इस पर एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक्सपेरिमेंट आने वाला है क्लास 12th में, बहुत इंटरेस्टिंग है, ईजी है, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो टेम्परेचर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, अब ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कितने हो रहे हैं, और यहाँ पे और एक वर्ड आता है होल। ये होल नया कंसेप्ट रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक के हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, और एक कॉन्सेप्ट था आपका कि पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो हो रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या था, तो ये होल था। चलिए समझते हैं इसे ही। देखिए यहाँ अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगर इस लोकेशन पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से यहाँ जाएंगे, लेकिन ये निगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, और अगर इसके ऊपर निगेटिव की वैल्यू ये ज़्यादा आ गई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला मेरा हो गया पॉजिटिव। लेकिन आज तक के जितने भी फ्लो हमने पढ़े हैं वहाँ हाईएस्ट टू लोएस्ट ये बनाया था, और टू सेटिस्फाई दैट थिंग कि हाईएस्ट टू लोएस्ट कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है, व्हाट वी हैव डन, हमने कहा कि भाई जहाँ इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो जगह खाली है, उस खाली जगह को हम कह दे होल। और ये यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। मतलब होल कैसे रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकला मतलब अल्टीमेटली यहाँ होल हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच के होल ख़त्म हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ गया है मतलब इस लोकेशन का होल यहाँ चला गया। अब इससे हमारी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ अब होल ज़्यादा है, 2 होल है और यहाँ 0 होल थे, तो इसीलिए हम जो करंट के डायरेक्शन बताते हैं ये पॉजिटिव टू नेगेटिव से बताते, और ये जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जो करंट है इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, और ये होल की डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव जो फ्लो होता है इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट इस नाम से याद रखते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, और उसके अपोजिट रहेंगे होल जो पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। इज दिस क्लियर? चार्ज कैरियर्स। नाउ हाउ इजीली दिस चार्ज कैरियर्स कैन मूव इनसाइड द सॉलिड, इसको टर्म दिया है मोबिलिटी, मोबाइल, आप लेके कहीं भी घूम सकते हो। तो मोबिलिटी मतलब ये जो चार्ज कैरियर है इनके ऊपर जो अपोजिट चार्ज रहेंगे, जैसा हमने इसके पहले देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस उसको कितना मजबूती से पकड़ के रखा है या छोड़ रहा है, छूट दे रहा है। तो मोबिलिटी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा यहाँ पे है बेनिफिट। एंड नेक्स्ट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पता चलता है कि एटम के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। सॉलिड हैव द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कितने ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स अपने पास में हैं। सॉलिड स्टेट, ये जो चैप्टर है ये प्योरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। एंड टाइप्स एंड नेचर ऑफ द डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन द सॉलिड। नाउ रिगार्डिंग डिफेक्ट ये आगे हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के डिफेक्ट है। प्रॉब्लम्स, इट्स नॉट नेसेसरी, जैसे कोई एक पर्सन है अगर वो नशा कर रहा है या जिसे हम लोग कहते हैं ड्रग्स लेना, तो ये ड्रग्स लेने की वजह से क्या होती है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है बेसिकली।
कोई खेती में काम करने वाला आदमी है वो तंबाकू खा रहा है, सो दैट इज़ डिफेक्ट, बट दैट डिफेक्ट नॉट ऑलवेज सारी चीज़ें बेकार करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है उसने। तो इस केस में भी ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है ना, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें अगर इम्प्योरिटी ऐड कर दे तो इसका परफॉर्मेंस बूस्ट हो सकता है। तो ये कंडक्शन के कुछ पैरामीटर है जो कंडक्टिविटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब कंडक्टर्स क्या है, मेनली मेटल्स रहेंगे, क्योंकि मेटल्स क्या रहेंगे, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और क्योंकि इनको सेटिस्फाई होने के लिए 8 ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इन्हें पता है कि और ज़्यादा नहीं मिलने वाले, तो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लूजली न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि ये 1, 2, 3 जितने भी है दे देना है, इसीलिए हम लोग इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनकी संख्या ज़्यादा है, दैट इज़ 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट पर मीटर क्यूब। दूसरा क्या है कि ये सॉलिड स्टेट के अंदर रहते हैं मैक्सिमम मेटल्स, तो सॉलिड स्टेट में रहने की वजह से एटम भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आए हुए हैं, और इसलिए अगर ये एटम एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ज़्यादा पाए जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? सो कंडक्टर मेयरली नॉट इस वजह से क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि आप इंसुलेटर या जैसे एयर है, एयर को भी कॉम्पैक्ट बना सकते हो ना, और उस वजह से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो सकते हैं, बट नेचुरली नहीं है वो, नंबर 1। दूसरा, अगर आप उतना कॉम्पैक्ट करवा भी देंगे तो भी फ्री नहीं है, ये न्यूक्लियस इतने जकड़ के पकड़ के रखेगा कि वो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएंगे। सेमीकंडक्टर्स, sorry, here insulator having 10 to the power 23 electrons per meter cube, so near about 10 to the power 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, दिस इज कंपाउंड ऑफ गैलियम एंड आर्सेनिक, गैलियम नाइट्राइड, सो गैलियम और नाइट्रोजन, और कैडमियम सल्फाइड, सो सल्फर और कैडमियम इन दोनों के कंपाउंड्स हैं। ओके, अब ये जो मोबिलिटी है इसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जो कंडक्टिविटी हम लोगों ने अभी तक के देखी थी, R इज इक्वल टू रो L बाय A, so conductivity is equal to 1 divided by resistivity। ओके, सो ये जो कंडक्टिविटी है ये किस चीज़ों पे डिपेंड करती, N, दैट इज चार्ज कैरियर डेंसिटी, मतलब 1 यूनिट 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का अगर मैं क्यूब लूँ तो पर यूनिट वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर कितने चार्ज के कैरियर्स हैं। तो ये तो ऐसे जाते रहेंगे, स्टैच्यू बोल के रोक देना है और काउंट कर लेना है। क्यों? चार्जेस पर कैरियर कितने रहते हैं और मोबिलिटी ऑफ द कैरियर्स कितने फ्री है ये, तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। डेंसिटी ज़्यादा है मतलब नंबर ज़्यादा रहेंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट के अंदर आपके प्रोटॉन भी ज़्यादा है, न्यूट्रॉन भी ज़्यादा हो सकते, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो सकते, तो इनमें के चार्ज कैरियर्स कितने ज़्यादा है वो पता करना है। और अगर चार्ज कैरियर है भी इलेक्ट्रॉन तो ये फ्री कितने हैं। तो मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स ये मेज़र कैसे किया जा सकता है, कितने आसानी से ईज से चार्ज कैरियर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक, लेकिन ये बेसिकली किसी भी मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी को ज्वाइन करना। अब इसमें मटेरियल अगर क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस की अगर हम बात करें, क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होता है कि एटम्स का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, ये फिक्स्ड होता है। आप जैसे असेंबली के अंदर खड़े थे वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, लेकिन जैसे ही बीच की छुट्टी हो जाती थी तो आप जैसे एक जगह पे 4-5 लोग, 2 जगह पे 2 लोग, 3 लोग, ऐसे कम ज़्यादा संख्या के अंदर घोड़का बनून राहणे आपण म्हणतो, वो एमॉर्फस अरेंजमेंट है। एमॉर्फस अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है चौक। आप कहीं से भी प्रेशर दो तो बीच में कहीं से भी टूट सकता है,
और क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है डायमंड। तो आप कहीं से भी अगर फोर्स लगाएंगे तो एकदम से टूटता नहीं। आप जो आर्मी है इसको क्रिस्टलाइन ऑर्डर के अंदर रखा जाता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द मटेरियल, तो ये डिफेक्ट्स के बारे में हमने इसके पहले ही जानकारी ली, जिसको हम इम्प्यूरिटी भी कहते हैं। अब ये ग्राफ आपको समझना है, ओके। सो टेम्परेचर कितना डिपेंडेंट, टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स की क्या फ़र्क होती है। तो मैंने अगर एक एलिमेंट लिया है और अगर मैं ये एलिमेंट ले रहा हूँ तो इस एलिमेंट के अंदर आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वो मेल्ट होने लगा, और मेल्ट नहीं भी हो रहा है तो मेल्टिंग करना चाहता है, इसका मतलब उनके एटम्स एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। और जैसे जैसे इनके एटम एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे तो वैसे वैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज होने लगेंगी। तो इसीलिए जब टेम्परेचर कम है तो कंडक्टिविटी इतनी है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी इतनी रही, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी कम होती गई। समझ में आया ग्राफ की स्टडी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी कम हो गई। इस केस में क्या हुआ, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ सेमीकंडक्टर का, तो मैंने अगर 2 टेम्परेचर किया तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है, और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज होती है। अंडरस्टैंडिंग। तो आज की क्लास में बेसिकली बस इतना ही। आप लोगों को इसके ऊपर जाकर, मतलब नाउ यू गो एंड जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर इन डिटेल, इसके बाद वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच।